हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ नीता के साथ। नीता जब 15 साल की हुई तभी एक एक्सीडेंट के दौरान उसके माता पिता की मौत हो गई। माता पिता की मौत के बाद नीता को उसके मामा अपने साथ घर ले गए। नीता की मामी को जरा भी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर क्या कहती अपने पति से, इसलिए मन मारकर नीता को मामी ने भी अपने घर में पनाह दे दी। नीता के पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए कोई ज्यादा जमा पूंजी भी नहीं थी उनके पास, ना ही कोई घर था। मन मारकर नीता को भी अपने मामा मामी के साथ ही रहना था। उसकी पढ़ाई छूट गई। मामी सारा दिन नौकरानी की तरह उससे काम करवाती। मामा यदि कुछ कहते मामी से तो दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती। नीता के मन में पढ़ाई न कर पाने का बहुत ही अफसोस था, पर चाहकर भी वो आगे पढ़ ना सकी। उसे अपने माँ पिताजी की बहुत ही याद आती। समय बीतता गया। नीता 20 साल की हो गई। नीता एक बार मामा मामी के साथ गांव की एक शादी में गई थी। तब उसने वहां उसके गांव से 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में रहने वाले लड़के राहुल ने देखा। राहुल नाजुक सी, प्यारी सी, सुंदर सी नीता को देख मोहित हो गया और मन ही मन उससे शादी के सपने देखने लगा। कुछ दिन बीते ही थे कि नीता के मामा जी ने बताया कि उसके लिए राहुल नाम के लड़के का रिश्ता आया है। राहुल के घर में सिर्फ उसके पिता राजमोहन है। बहुत बड़ी उनकी कोठी नुमा हवेली भी है। उनके बेटे राहुल को नीता बेहद ही पसंद आई है। उनकी कोई दहेज की मांग भी नहीं है। वे बस 2 जोड़ी कपड़ों में बेटी को चाहते हैं। ये सुनने की देर थी कि मामी ने कहा, तो तुम जल्द ही हाँ कह दो, ऐसा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं जल्द से जल्द शादी कर इस बोझ को घर से बाहर फेंकना चाहती हूँ। नीता के मामा ने कहा, अरे ऐसे कैसे बिना बेटी से बात किए हाँ कह दूं? पर नीता की मामी ने कोहराम मचा दिया और मामा ने जल्द से जल्द राहुल और उसके परिवार को मिलने बुलाया। राहुल के पिता तो नहीं आए। राहुल अकेला ही नीता से मिलने आया। जब नीता राहुल से मिली तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगा। उसने भी उस दिन शादी में राहुल को कई बार चोरी छिपे उसे देखते हुए देखा था। उसे भी उसका यूं देखना बेहद ही अच्छा लग रहा था। राहुल मुंबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। नीता ने शादी के लिए हाँ में जवाब दे दिया। मामी ने जिद कर 10 दिन बाद का ही शादी का मुहूर्त निकलवा दिया। नीता को राहुल को जानने का मौका ही नहीं मिला। शादी बड़े ही साधारण तरीके से मंदिर में की गई थी। शादी में राहुल की तरफ से उसकी बुआ, पापा और एक नौकर हरी ही आया था। नीता को बड़ा अजीब सा लगा। उसके मन में सवाल आया कि राहुल ने किसी को भी शादी में क्यों नहीं बुलाया था। फिर सोचा शायद मेरी वजह से नहीं बुलाया हो, क्योंकि मामा मामी को शादी साधारण तरीके से चाहिए थी। शादी कर नीता अपने ससुराल आ गई। उसने देखा एक बड़ी सी कोठीनुमा हवेली है। जब हवेली को देखा तो उसे देख यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बन गई है। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो उठा। अगले दिन गांव के कुछ ही लोगों को दावत दी गई थी। नीता सोचने लगी, इतनी बड़ी जमींदार है तो पूरे गांव को क्यों नहीं बुलाया? लगता है उसके ससुर जी कंजूस किस्म के इंसान है। राहुल की बुआ जी भी दूसरे ही दिन अपने घर चली गई। अब हवेली में रह गए थे राहुल के पिता राजमोहन, नौकर हरी, नीता और राहुल। राहुल नीता पर बहुत प्रेम लुटाता। नीता बहुत खुश थी कि राहुल उसे कितना प्रेम करता है। 3 दिन के बाद राहुल और नीता हनीमून पर शिमला भी जाने वाले थे। राहुल ने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी भी ली हुई थी। नीता ने महसूस किया हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा है। राहुल और उसके पिता ज्यादा बात नहीं करते। राहुल के पिता इस उम्र में भी बेहद ही स्मार्ट थे। कोई उन्हें देख कह नहीं सकता था कि वे 65 साल के होंगे। वे नीता से सिर्फ उतनी ही बात करते जितनी जरूरत होती और जितना नीता उनसे पूछती। सारा दिन हरी राजमोहन की सेवा में लगा रहता। रसोई के कामों के लिए सरोज नाम की औरत काम पर आती थी।
कहने को सारे ऐशो आराम थे, पर नीता को वो माहौल बड़ा अजीब ही लग रहा था। 2 दिन बीते ही थे कि अचानक से राजमोहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत ही बढ़ गई है, ख्याल रखें। ये सुन नीता अपने ससुर जी की सेवा में लग गई। उसने खुद अपने हाथों से परहेज का खाना बनाया। नीता ने राहुल से कहा, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, हम हनीमून पर 10-15 दिन बाद चले जाएंगे। ये सुन राहुल ने कहा, ठीक है नीता, पर अभी छुट्टियां ले लूंगा तो बाद में छुट्टियां नहीं मिलेगी। फिर राहुल ने कहा, मैं छुट्टियां कैंसिल कर मुंबई चले जाता हूँ, तुम यहीं रहकर बाबूजी की सेवा करो। फिर अगले सप्ताह में आकर तुम्हें ले जाऊंगा, तब तक बाबूजी की हालत में सुधार हो जाएगा। फिर छुट्टियां ले हनीमून पर चलेंगे। नीता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। 2 दिन बाद राहुल मुंबई चला गया। राहुल को मुंबई गए 5 दिन बीत गए थे। राहुल से बहुत ही कम फोन पर बात हो पाती, क्योंकि राहुल बहुत ही व्यस्त रहता। नीता पूछती तो कहता, छुट्टियां भी लेनी है तो काम समय से पहले खत्म करने हैं। नीता को हवेली का सन्नाटा, अकेलापन काटने दौड़ता था। एक दिन नीता बाहर गार्डन में बैठी हुई थी कि तभी उसकी सहेली का फोन आया। उसने बातों बातों में बताया कि 2 दिन पहले उसने अपने गांव के पास ही वाले गांव में राहुल को देखा था। वो किसी खूबसूरत औरत के साथ बातें कर रहा था। नीता ने कहा, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वे तो मुंबई में है। उसकी सहेली ने कहा, अरे कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने सच में उसे एक खूबसूरत औरत के साथ देखा था। उसने उस औरत को बहुत सारा सामान भी दिया जो वो अपने साथ कार में लाया था। यह सुनकर नीता बहुत परेशान हो गई, क्योंकि राहुल तो मुंबई में है और यदि गांव आता भी तो मुझसे मिलने तो आ ही सकता था। उस गांव से ये गांव सिर्फ 2 घंटे की ही दूरी पर है, और राहुल गांव क्यों आएगा? वो औरत कौन थी? नीता के मन में कई सवाल चलने लगे। उसकी सहेली ने कहा, अच्छा सुन, परेशान मत हो सकता है कोई और कारण हो, इसलिए तुझे नहीं बताया हो। अभी तो राहुल से कुछ मत कहना, क्योंकि नई नई शादी है, बेवजह बात न बिगड़ जाए, थोड़ा समय दे, समझी? कहकर फोन रख दिया। नीता का दिल मानो डूबा जा रहा था। आखिर राहुल ने झूठ क्यों कहा? वे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी कितनी फिक्र करते हैं। फिर राहुल का रात को फोन आया तो नीता ने उससे बातों बातों में जानना चाहा कि तुम मुंबई से कहीं बाहर गए, पर राहुल ने इनकार कर दिया। उसके बाद तो नीता के दिल पर सांप लौटने लगे। क्या राहुल का किसी और औरत से चक्कर है? फिर मुझ जैसी गरीब बेसहारा लड़की से शादी क्यों की? न जाने कितने सवाल मन ही मन आने लगे। उसी दिन रात को नीता अपने कमरे में सारे काम निपटाकर सोने चली गई। उसकी आंखों से नींद को सो दूर थी। रात के घड़ी में 1 बजने को आ गए थे। तभी अचानक से दरवाजे पर आहट हुई। नीता ने दरवाजा खोला तो हरी काका सामने खड़े थे। नीता ने उन्हें देख पूछा, आप यहाँ इस समय? हरी काका ने कहा, बहू रानी, मालिक आपको बुला रहे हैं। नीता ने हरी काका से कहा, आप जाएं, मैं आती हूँ। नीता सोचने लगी, ये ससुर जी को आधी रात को अपने कमरे में क्यों बुला रहे हैं? आखिर क्या बात हो गई? नीता कमरे में गई तो देखा ससुर जी बहुत ही बेचैन हैं। हरी काका ने बताया कि उन्हें काफी देर से घबराहट हो रही है। डॉक्टर बाबू को फोन कर दिया है, आते ही होंगे। नीता अपने ससुर जी के पास बैठ गई। उसके ससुर जी ने कहा, बहू, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। बहू, जो अक्सर हमारे सामने हो वही सच नहीं होता, और जो छिपा हुआ है उसकी भी कोई ना कोई वजह होती है। मैं तुमसे ये कहते हुए उनकी सांसें उखड़ने लगी और कुछ ही देर में उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। डॉक्टर ने बताया दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। नीता ये सोच सोचकर बेहाल थी कि ससुर जी मुझे क्या बताना चाहते थे। खबर मिलते ही राहुल भी आ गया, सभी रिश्तेदार भी आ गए। 13 दिन घर में मातम छाया रहा। एक एक कर सभी रिश्तेदार चले गए। फिर उसके बाद एक दिन अचानक ही सुबह सुबह दरवाजे पर आई एक औरत, खूबसूरत सी, करीब 22-23 साल की। राहुल बड़े ही प्यार से उस औरत से बातें कर रहा था। ये देख नीता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कहीं ये वो औरत तो नहीं जिसका जिक्र मेरी सहेली ने किया था? बाबूजी के मरने के बाद राहुल इसे घर ले आया हो?
कहीं ये शादी राहुल ने बाबूजी के कहने पर तो नहीं की। मन ही मन नीता उलझ सी गई। तभी राहुल ने आवाज लगाई, नीता यहाँ आओ। नीता सीढ़ियों से नीचे आई तो राहुल ने कहा, ये मेरी पत्नी नीता है और नीता ये मेरे पिता की दूसरी पत्नी मोहिनी है। नीता ये सुन हैरान थी। ससुर जी की दूसरी पत्नी? उसने सवालिया नजरों से राहुल को देखा। राहुल ने नीता को आंखों से शांत रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद मोहिनी चली गई। मोहिनी के जाते ही राहुल ने कहा, आज मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी बहुत ही शौकीन मिजाज इंसान थे। गांव में जगह जगह होने वाले डांस प्रोग्राम, नाटक देखने जाते। एक बार गांव में एक डांस प्रोग्राम हुआ। वहां पिताजी ने मोहिनी को देखा। पिताजी मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए। उसके बाद वो डांस प्रोग्राम जिस भी गांव में होता, पिताजी वहां चले जाते। मैं उस समय मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों मेरी माँ अल्जाइमर बीमारी से गुजर रही थी। कभी तो वो हम सबको पहचान लेती और कभी भूल जाती। कभी कभी बहकी बहकी बातें करती। माँ की देखभाल के लिए पिताजी ने गोमती काकी को लगाया हुआ था। पिताजी को अकेलापन काटने लगा था। ऐसे में पिताजी और मोहिनी का रिश्ता गहराता गया। मोहिनी ने पिताजी के कहने पर डांस मंडली छोड़ दी और फिर उसे इस गांव से दूर दूसरे गांव में एक घर लाकर दे दिया, जहां मोहिनी आराम से रहती। उस समय मोहिनी करीब 18 साल की होगी। ऐसी बातें कहाँ छिपाए छिपती है। गांव में पिताजी और मोहिनी के चर्चे जोरों पर थे। जब मैं गांव आया तो मैंने भी ये बातें सुनी। मुझे पिताजी पर बेहद ही गुस्सा आया। हम दोनों में बहुत ही बहस भी हुई। तब पिताजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, तेरी माँ बहुत ही बीमार रहती है ना, मेरे साथ कहीं आती जाती भी नहीं। मुझे ये जिंदगी बेरंग और वीरान लगने लगी है। तेरी माँ का होना और ना होना मेरे लिए ना के बराबर ही है। ऐसे में मोहिनी ने मेरी जिंदगी में आकर कुछ पल सुकून के भरे तो क्या बुरा किया। जरूरत और हालातों ने पिताजी और मोहिनी को बहुत करीब ला दिया था। मोहिनी का भी अपना कोई नहीं था। उसकी जिंदगी भी अच्छे से कटने लगी थी। कुछ हद तक मुझे पिताजी की बातें भी सही लगी। माँ एक जिंदा लाश ही थी। उन्हें बीमारी ने बेहद ही अजीब सा बना दिया था। ना वे किसी को पहचानती, ना बातें करती, अपनी ही दुनिया में खोई रहती। एक दिन माँ का देहांत हो गया। उसके बाद तो पिताजी को आजादी मिल गई। वे उस मोहिनी को इस घर में ले आए। पूरा गांव हम पर थू थू कर रहा था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, पर मैं जानता था अकेलापन क्या होता है, यह हवेली कैसे काटने को दौड़ती है। मोहिनी ने इस हवेली में खुशियों के रंग भर दिए। पिताजी की नजरों में वो उनकी प्रेमिका थी, पर लोगों की नजरों में सिर्फ रखेल थी। पिताजी खुश रहने लगे थे। मोहिनी 21 साल की हो गई थी। अब उसकी खूबसूरती बहुत ही निखर कर आने लगी थी। कुछ दिनों के लिए पिताजी मोहिनी को घुमाने के लिए शहर ले गए। वहां मोहिनी की मुलाकात विनोद से हुई। मोहिनी विनोद के करीब आ गई। एक जवान लड़की भला कब तक एक बूढ़े के साथ रह सकती थी। कभी न कभी तो मोहिनी को ये एहसास होना ही था। विनोद और मोहिनी में प्रेम के फूल खिलने लगे थे। विनोद का अधिकतर गांव में आना जाना शुरू हो गया। विनोद एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर में बड़ी बहनी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दोनों छिप छिप कर मिलते। जब पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने मोहिनी को खूब खरी खोटी सुनाई, पर प्यार पे पहरे भी लगा दिए। मोहिनी और विनोद शादी करना चाहते थे, पर पिताजी को जब मोहिनी ने ये बताया तो उन्होंने उसे एक कैदी बना लिया। वो बिना पिताजी के एक कदम तक बाहर नहीं रख सकती। हंसती खेलती मोहिनी दुखी, मायूस, उदास सी रहने लगी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पिताजी को पता चला मोहिनी गर्भवती है। मोहिनी ये सुन जरा भी खुश नहीं हुई। वो ये बच्चा नहीं चाहती थी। बड़ी ही मुश्किल से उसे संभाला। उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद एक दिन पिताजी ने मोहिनी से कहा, मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी खुशी उस विनोद के साथ है। जाओ, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। मोहिनी ये सुन बहुत खुश हुई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं विनोद से बहुत प्रेम करती हूँ, उसे बहुत चाहती हूँ, उसके बिना एक पल नहीं जी सकती। मोहिनी उस दिन बच्चे को ले इस घर से जाने लगी।
पर जाते जाते पिताजी ने उससे कहा कि ये बच्ची मेरी है। 1 साल बाद जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कानूनन रूप से मैं उसे गोद ले लूंगा। मोहिनी ने भी आश्वासन दिया कि वो बच्ची उन्हें सौंप देगी, फिर ही विनोद से शादी करेगी, क्योंकि मोहिनी जानती थी कि विनोद उस बच्ची को कभी नहीं अपनाएगा। मोहिनी ने 1 साल तक इंतजार किया। कुछ दिन पहले ही वो बच्ची 1 साल की हुई है। मुझे पिताजी पर बहुत गुस्सा आया, पर तरस भी, पर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मोहिनी को इस रिश्ते से आजाद कर दिया। इन सब में मोहिनी और उसकी बच्ची की क्या गलती? मोहिनी लाचार थी, इसलिए मैं उन्हें कभी कभी मिलने चला जाता, जरूरी सामान भी दे आता। पिताजी बच्ची को गोद लेने की कार्यवाही जल्द से जल्द करना चाहते थे, पर ना कर सके। जब शादी के बाद उस रात उनकी तबीयत खराब हुई, तब उन्होंने मुझसे एक वचन मांगा कि मैं उस बच्ची को गोद लूं और जिससे मोहिनी इस बंधन से मुक्त हो और विनोद से शादी कर सके और उस बच्ची की जिम्मेदारी मैं उठाऊं। मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं ऐसा करूंगा। अब तुम सोच रही होंगी कि मैंने तुम्हें ये सब बातें शादी के पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि पिताजी ने मुझसे ये सब बताने को मना कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि तुम्हारी नजरों में वे गिर जाएं, तुम भी उन्हें गांव वालों जैसे गलत समझो, उनका उपहास उड़ाओ। मुझे माफ कर देना नीता, यदि मेरी बातों से कोई दुख पहुंचा हो तो। जब मैंने तुम्हें देखा तो जाना प्यार क्या होता है, माँ के जाने के बाद जाना अकेलापन क्या होता है। तब समझ आया पिताजी गलत नहीं थे, ना ही मोहिनी गलत थी। दोनों को उस समय एक दूसरे की जरूरत थी। 2 दिन बाद हम उस बच्ची को गोद लेने जा रहे हैं। उसके बाद उसे इस हवेली में एक आया और हरी काका के साथ रख देंगे और हम मुंबई चले जाएंगे। जब वो बच्ची 5 साल की हो जाएगी तो उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। नीता अपने ससुर जी और मोहिनी का राज जान बेहद ही हैरान हो गई थी और सोचने लगी, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। प्यार अंधा होता है, वो उम्र नहीं देखता, और अकेलापन एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान किसी को भी अपना बना लेता है। उसे एक साथी की सदा तलाश रहती है। पर ससुर जी ने मोहिनी को इस रिश्ते से आजाद कर बहुत ही अच्छा किया। 2 दिन बाद दोनों ने बच्ची को कानूनन रूप से गोद ले लिया। 8 दिन तक नीता और राहुल उस बच्ची के साथ रहे, जिससे बच्ची अच्छे से नए माहौल में एडजस्ट हो सके, फिर आया के भरोसे छोड़ मुंबई चले जाएं। जब नीता मुंबई जाने के लिए सामान पैक करने लगी, तब उसका मन बहुत ही बेचैन था। अगले दिन सारा सामान कार में रखवा दिया गया। राहुल कार में आकर बैठ गया। नीता को आवाज लगाने लगा, तभी नीता आई और बोली, वो बच्ची भी हमारे साथ मुंबई चलेगी, और रोते हुए बोली, माँ के खोने का दुख क्या होता है, बिना माँ के जीना क्या होता है। मुझे आज भी याद है मामी के ताने, उनकी डांट, नौकरानी बनाकर काम करवाना। मैं बच्ची को आया के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। जो प्यार और सुख एक माँ दे सकती है, वो एक आया नहीं दे सकती। हमने उसे गोद लिया है, उसके हम माता पिता हुए ना कानूनन रूप से। रोते हुए नीता ने उस बच्ची को सीने से लगा लिया। राहुल ने कहा, तुमने सही कहा नीता, इसमें उस मासूम की क्या गलती। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो, जिसका दिल इतना साफ और नेक है। कहते हुए राहुल ने नीता को सीने से लगा लिया। खुशी खुशी नीता उस बच्ची को अपने साथ मुंबई ले गई। उसका बड़े ही अच्छे से ख्याल रखती। राहुल भी खुश था। मोहिनी ने विनोद से शादी कर ली और खुश थी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।